चलिए खैर एक्सरसाइज 1.5 को आगे बढ़ाते हैं। हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। इससे पहले जो लेक्चर 1 कर चुके हैं, उम्मीद है कि आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। लिखा हुआ है U इज इक्वल टू दिस। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एक सेट A दे रखा है, दूसरा B दे रखा है, और वेरीफाई करना है इन दोनों चीज़ों को। ये जो दोनों रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं। इन्हें डिमॉर्गन लॉ कहा जाता है। मैं आपको याद दिला देता हूँ एक बार। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था डिमॉर्गन लॉ। ये देखिए लिखा है डिमॉर्गन लॉ, A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसी तरह से सेकंड वाला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिमॉर्गन लॉ जो हमने पढ़ा था, उसको हम इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने वाले हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। एक्सरसाइज 1.5 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इस सवाल के दो पार्ट हैं। दो में से ये वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ। ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट पार्ट को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब मैं इसका LHS ले रहा हूँ। LHS है A यूनियन B डैश। ठीक है, अब इसको निकालने से पहले ना हमें क्या करना पड़ेगा, A यूनियन B निकालना पड़ेगा। A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब होता है सेट A और सेट B के सारे एलिमेंट। तो सेट A ये रहा और सेट B ये रहा, इन दोनों के सारे एलिमेंट 2 4 6 8 2 3 5 7। तो जब इनके सारे एलिमेंट लिए जाएंगे तो आएगा 2 3 4 5 6 7 और 8। इन दोनों के सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो A यूनियन B के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको U में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एलिमेंट हटा देंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 1 और 9 बचेगा। तो इस तरह से हमने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दिया है। अब बारी आती है RHS की। तो RHS में हमें क्या निकालना है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। अब A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, A के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको U में से हटा दिया जाएगा। तो फोकस से देखिए जरा, 2 4 6 8 2 4 6 और 8 को हटाने के बाद बचेगा क्या, 1 3 5 7 8 7 9, ये सब बचेगा। 1 3 5 7 और 9 बचेगा। इन चारों एलिमेंट को U में से हटा देने के बाद ये बचेगा, A डैश निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, B डैश निकालना है, मतलब कि B कॉम्प्लीमेंट। तो B के भी जितने एलिमेंट हैं उनको A में से हटा दिया जाएगा। 2 3 5 7 2 3 5 7 को हटाने के बाद बचेगा 1 4 5 तो हटाना था, 6 और 8 और 9, ये सब बच गए। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट देख लो क्या है, एक तो 1 है और 3 तो कॉमन नहीं है ना, 5 कॉमन है, 9 ही कॉमन है सिर्फ। ठीक है, तो हमने ऊपर निकाला था A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि 1 9 आया था, और नीचे हमने निकाला A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, वो भी कितना आया 1 9। इससे साबित होता है कि ये ऊपर वाला LHS नीचे वाले RHS के क्या है, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आपने अभी अभी देखा है, ये सवाल तो है ही, साथ ही एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है। मिसलेनियस के बहुत सारे सवालों में ये रिजल्ट हमारे काम आने वाला है, और ये सेकंड वाला आप खुद वेरीफाई करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब आप अपने सामने लिखा हुआ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है कि ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम हमें इसके लिए बनाना है, किसके लिए, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो जब भी हमें वेन डायग्राम बनाना होता है तो सबसे पहला काम होता है एक रेक्टेंगल बनाना। एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है जो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को।
अब हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल के अंदर दो सेट ए और बी को रिप्रेजेंट करते हुए दो सर्कल बनाने हैं और जो एक दूसरे को क्रॉस भी करेंगे। तो इस तरह से ये दो मैंने सर्कल बना दिए जो एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं, और इनमें से एक सेट ए को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा रिप्रेजेंट करता है सेट बी को। ठीक है, अब हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो उसके लिए पहले ए यूनियन बी को देखो कहाँ पर है। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट। इसका मतलब ये पूरा जो है, पूरा जो मैंने शेड किया है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ए यूनियन बी को। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा जो आप बाहर की साइड देख रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो ग्रीन वाला शेड आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी वाला हिस्सा जो है उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। तो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम यहाँ पे ऐसे करके दिखा देते हैं कि ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसके बराबर में मैं लिख देता हूँ कि ऑल अनशेडेड रीजन। तो ये जो अनशेडेड रीजन आपने देखा ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो एक तरीका तो ये है कि ए यूनियन बी को छोड़ के जो बचा हुआ है वो आपने यहाँ पे दिखा दिया है। दूसरा तरीका देखिए क्या है। तो दूसरे तरीके के लिए मैंने फिर से एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पे बना दिया है। अब मैं इसके अंदर दो सेट ए और बी बनाने जा रहा हूँ। ये तो हो गया, ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा सेट ए को, और इसको क्रॉस करते हुए एक दूसरा सर्कल बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा सेट बी को। अब हम क्या करेंगे कि हमें दिखाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूरा ए यूनियन बी है, इसको छोड़कर जो बचेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको छोड़कर बाकी बचे हुए में पूरे में शेड कर देंगे ऐसे करके। तो ये जो मैंने पूरे हिस्से में शेड किया है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। क्योंकि बीच में तो पूरा और ये पूरा ए यूनियन बी हो गया, लेकिन उसको छोड़कर जो बचेगा यूनिवर्सल सेट के अंदर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। इस बार हम लिखेंगे ऑल शेडेड रीजन। तो दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप ए यूनियन बी में शेड कर दीजिए, बाकी जो अनशेडेड रीजन बचेगा वो रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। या फिर आप ए यूनियन बी को छोड़ दीजिए, बाकी पूरे में क्या कर दीजिए, शेड कर दीजिए। अगर आप ऐसा दिखाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ऑल अनशेडेड रीजन, जो कि ये वाला है। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा ऑल शेडेड रीजन। तो आपने यहाँ पे सीख लिया है कि किस तरीके से ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेन डायग्राम की मदद से। अगला पार्ट करते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम की मदद से शो करना है। तो जब भी हमें वेन डायग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट। इसके बाद हम इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट बना देंगे ए और बी। अगर यहाँ पे तीन होते तो फिर हम यहाँ पे तीन सर्कल बना देते, लेकिन फिलहाल हम दो ही बनाएंगे। तो ये वाला सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमें दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले तो हम ए कॉम्प्लीमेंट दिखा देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा जरा ए कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा। ए को छोड़कर पूरे में शेड, क्योंकि ए को छोड़कर जब पूरे में शेड करेंगे तो वो जो शेड होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं कर देता हूँ। तो अगर आप इस शेड को ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसमें ए को छोड़कर पूरे में शेड कर दिया गया है, यानी कि ये जो शेड है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ए के कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि ए को छोड़कर बाकी जो हिस्सा होगा वो ए के कॉम्प्लीमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट के अंदर। इसके बाद हम शो करने जा रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें क्या होगा कि बी को छोड़कर बाकी पूरे में शेड कर दिया जाएगा। तो बी को छोड़कर जब बाकी पूरे में शेड करेंगे तो इस तरीके की लाइनों से मैं उस शेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हमने दिखा दिया बी का कॉम्प्लीमेंट। हमने बी को छोड़कर पूरे में ऐसे जो वर्टिकल लाइनें थी इनसे हमने शेड कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया।
लेकिन हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट जो था ऐसे करके पूरा ए को छोड़कर, और बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे करके था पूरा उसको छोड़कर, बी को छोड़कर। तो ए कॉम्प्लीमेंट दिखाया पहले, उसके बाद बी को छोड़कर बी कॉम्प्लीमेंट दिखाया। अब हमें चाहिए इनका इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट। तो ये जो आप कॉमन शेडेड रीजन देख रहे हैं इस बीच वाले हिस्से को छोड़कर, जो कॉमन शेडेड रीजन आपको नजर आ रहा है यही रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको समझने की कोशिश करिए। पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट दिखाया तो ए को छोड़कर पूरे में हमने शेड कर दिया, फिर हमने बी कॉम्प्लीमेंट दिखाया, बी को छोड़कर पूरे में शेड कर दिया। लेकिन हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट यही तो है, इसमें ए का भी शेड आ रहा है और इसमें बी का भी शेड आ रहा है। जबकि अगर आप केवल इस हिस्से को देख रहे हो, इस वाले को, तो इसमें केवल किसका शेड आ रहा है, सिर्फ बी का शेड आ रहा है। और ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे हो तो इसमें किसका शेड आ रहा है, ए का शेड आ रहा है, क्योंकि ए का शेड हॉरिजॉन्टल वाला था और बी का शेड वर्टिकल वाला था। लेकिन जब हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट को और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम उन दोनों का कॉमन पार्ट ही लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को दिखाना। ऑल कॉमन शेडेड रीजन, यहाँ पे लिख देते हैं ऑल कॉमन शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। तो अब हम दूसरे तरीके से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। फिर से हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया है, कोने में यू लिख दिया जाएगा उसके। इसके बाद हम दो सेट इसके अंदर बनाएंगे ए और बी, ये ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, और हमें यहाँ पे शो करना है क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो कॉमन शेडेड रीजन इसका, तो उसमें ये दोनों हिस्से बचे हुए हैं, बाकी पूरा का पूरा क्या है, कॉमन शेडेड रीजन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले को छोड़कर बाकी पूरे में क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। मैं करके दिखाता हूँ आपको, इन दोनों को छोड़कर बाकी पूरे में शेड। तो मैंने उसको देखते हुए इन दोनों को छोड़कर बाकी पूरे में क्या कर दिया, शेड कर दिया। और यहाँ पे लिख दिया कि ऑल शेडेड रीजन, सारा का सारा जो शेडेड रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉमन शेडेड रीजन और इसका सिर्फ शेडेड रीजन। बात है कि आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ऑल कॉमन शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर उस कॉमन शेडेड रीजन को ध्यान से देखा जाए तो उसमें ये दोनों बचे हुए हैं, बाकी पूरे में शेड है। तो उसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा देखने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना ये। आप एक चीज़ और नोटिस करिए, यहाँ पे जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें भी तो इसी तरीके से था, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो था उसका शेड भी यही है, और अभी जो हमने किया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट उसका शेड भी वही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, देखिए दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, कैसे दिखाऊं, एक एक करके देख लो। ये तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का शेड है, और ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का शेड। तो इन दोनों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में अभी अभी प्रूव भी किया था, यही तो डिमॉर्गन लॉ है। और इसका सेकंड पार्ट जो है इस सवाल का, इसका जो सेकंड पार्ट है ये कहाँ गया, सॉरी सेकंड पार्ट तो हम कर चुके हैं। अब बचे थर्ड और फोर्थ पार्ट, इनको भी अगर हम इनका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये पूरा इसके इक्वल निकलेगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा, क्योंकि डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला वेन डायग्राम जो है आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट तो बनाना ही पड़ेगा, और इसके अलावा इसके अंदर दो सेट भी बनाने पड़ेंगे जो ए और बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब
ए इंटरसेक्शन बी, देखो पहले कहाँ पर है, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट, यानी कि ये वाला रीजन, ये तो ए इंटरसेक्शन बी है। लेकिन हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर बाकी हिस्सा यूनिवर्सल सेट का। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दें और बाकी सारा हिस्सा ले लें जो कि अनशेडेड रीजन है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को। इसके नीचे लिखना पड़ेगा ऑल अनशेडेड रीजन, ऑल अनशेडेड रीजन। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है उसे मैं फटाक से बना देता हूँ। ये दूसरा वाला मेथड है, इसमें भी हमने u बना दिया है, ये सेट A है और ये सेट B है, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये है इनका इंटरसेक्शन। लेकिन हमें दिखाना है क्या, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब A इंटरसेक्शन B को छोड़कर A और B का जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़कर बाकी सारा हमें दिखाना है। तो हम इस हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे में क्या कर देंगे, शेड कर देंगे इस तरह से। तो ये जितना भी शेडेड रीजन है इस बार ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। इसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ऑल शेडेड रीजन, ऑल शेडेड रीजन। ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उस तरह से भी दिखा सकते हो। उसमें क्या है कि शेडेड को छोड़कर बाकी सारा, इसमें क्या है कि अनशेडेड को छोड़कर बाकी सारा रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं और ये भी देखेंगे कि फोर्थ पार्ट जो है वो थर्ड वाले के इक्वल है, तभी तो डिमॉर्गन लॉ प्रूव हो पाएगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले ही। चलिए खैर, अब ये जो आपके सामने है ये फोर्थ पार्ट है, देख पा रहे होंगे आप ध्यान से। तो फोर्थ पार्ट के लिए यूनिवर्सल सेट मैंने पहले से ही बना दिया है और सेट ए और बी भी पहले से ही बना दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है, तो उसके लिए ए को छोड़कर पूरे में शेड होगा, तो कर देता हूँ। तो अभी ये जो मैंने दिखाया है ये ए कॉम्प्लीमेंट है। मान लो खाली ए कॉम्प्लीमेंट आ जाए एग्जाम में रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ ये आ जाए, तो आप ए को छोड़कर पूरे में क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो हम बी को छोड़कर बाकी पूरे में क्या कर देंगे, शेड, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला शेड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट दिखा दिया है, जो हॉरिजॉन्टल वाला, सॉरी वर्टिकल वाला शेड था, ऐसे सीधा करके था ना वर्टिकल वाला शेड, इससे बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट दिखाया था हॉरिजॉन्टल शेड से, फिर वर्टिकल शेड करके बी कॉम्प्लीमेंट को भी दिखा दिया। अब हमें चाहिए उनका यूनियन, ए डैश यूनियन बी डैश चाहिए हमको। तो ए डैश यूनियन बी डैश में क्या आएगा, ए का और बी का सारा आएगा, सारा का सारा। तो जब हम ए डैश का और बी डैश का सारा पार्ट लेंगे, तो देखो पहले ये ए था और ये सारा का सारा ए को छोड़कर ए डैश था, और जब बी डैश का सारा पार्ट लेंगे तो बी को छोड़कर बाकी सारा क्या है, बी डैश है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना भी रीजन हमें शेड दिखाई दे रहा है, चाहे वो कॉमन शेडेड रीजन है चाहे वो सिंगल शेडेड रीजन है, ये सारा का सारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ऑल शेडेड रीजन, ऑल शेडेड रीजन, सारा शेडेड रीजन। अब ये देखो कि इस पूरे डायग्राम में शेड कहाँ पर नहीं है, सिर्फ इस बीच वाले हिस्से में शेड नहीं है। इसका मतलब इस बीच वाले हिस्से को छोड़कर बाकी जितना भी बचा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। तो क्या ये जो डायग्राम है इससे इसके जैसा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसमें भी बीच वाले को छोड़कर बाकी पूरे में शेड है। तो हम इन दोनों डायग्राम के बेस पर आसानी से कह सकते हैं, ऊपर वाला जो था वो किसका था, ए इंटरसेक्शन बी डैश का था, और नीचे वाला किसका, ए डैश यूनियन बी डैश का। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल। तो हमने डिमॉर्गन लॉ का जो सेकंड पार्ट होता है उसको वेन डायग्राम की मदद से भी देख लिया कि वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था और ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था। हमने देखा दोनों का शेड बिल्कुल सेम आया, बस हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल शेडेड रीजन है, उसमें चाहे सिंगल शेडेड है चाहे कॉमन शेडेड है, वहाँ पे भी हमने ऑल शेडेड लिखा है, दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। और मैं एक बार फिर से डिमॉर्गन लॉ आपको दिखाता हूँ। ये डिमॉर्गन लॉ है, ये फर्स्ट पार्ट था जो हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, और ये सेकंड पार्ट है, ये हमने अभी अभी प्रूव किया वेन डायग्राम की मदद से।
लेकिन हमें क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव नहीं करना था, खाली हमें बस इनके वेन डायग्राम बनाने थे। तो इन सब के हमने वेन डायग्राम बना के दिखा दिए, और इस बीच मैंने आपको ये भी बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के इक्वल हैं और थर्ड और फोर्थ भी एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल। उम्मीद है कि सवाल नंबर 5 को आप आसानी से समझ गए होंगे। कोई चीज़ में प्रॉब्लम आती है समझने में तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, और समझ में आ जाता है तो लाइक ज़रूर किया करें। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सवाल को पढ़ लेते हैं। पहले क्या है, U बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है कि U बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, U जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, मतलब हर तरह का ट्राइंगल इसमें आएगा। स्केलिन, आइसोसेलिस, इक्विलेटरल, राइट एंगल्ड, एक्यूट एंगल्ड, सब के सब आ जाएंगे। ठीक है, A इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ये वाली लाइन जरा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, नहीं तो ये सवाल दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा। A जो है वो सेट है ऐसे ट्राइंगल का जिनमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है, कम से कम एक एंगल 60 से अलग है। तो कम से कम एक एंगल 60 से अलग है, तो इसका मतलब कम से कम एक एंगल तो 60 होगा ही इनके अंदर। ठीक है, कम से कम एक एंगल 60 से अलग है ना, तो इसका मतलब कम से कम एक एंगल 60 होगा। बाकी दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एक 50 डिग्री हो गया और दूसरा क्या हो गया 70 डिग्री। कम से कम एक एंगल 60 से अलग बोला है, तो इसका मतलब एक 60 होगा कम से कम। ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। तो एक और केस ले लेते हैं कि एक एंगल 60 हो गया और दूसरा एंगल हमने 40 ले लिया, 60 40 100 हो गया। अब बचा कितना, 80 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है कि कम से कम एक एंगल 60 होना चाहिए, यही तो मतलब है। तो आपको यहाँ पे इस बात का मतलब समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत से बच्चे इसका मतलब समझ नहीं पाते हैं। देखिए दोबारा से, ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। तो इसका मतलब यही तो है कि कम से कम एक एंगल 60 हो सकता है, कम से कम एक एंगल 60 हो सकता है, बाकी 60 से अलग हो जाने चाहिए। तो दोनों एंगल बाकी 60 से अलग होंगे। अब एक केस ऐसा भी हम ले लेते हैं कि अगर हमने क्या करा कि दो एंगल 60 कर दिए, एक ये 60 है एक ये 60 है, तो तीसरा जो एंगल है ना वो तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये वाला ट्राइंगल ए के अंदर नहीं आ सकता। इसकी वजह यह है क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा है एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। तो इसमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एक भी एंगल 60 से अलग नहीं दिखाई दे रहा, तो ये चीज़ ए के अंदर बिल्कुल नहीं आ सकती। ठीक है, आगे लिखा है व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला ट्राइंगल होगा जो आपके सामने है। ये ट्राइंगल ए के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 होना चाहिए, कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। इसमें एक भी एंगल 60 से अलग नहीं है। ठीक है, और ऊपर जो मैंने बनाया उसमें है, उसमें दो एंगल 60 से अलग है। तो क्लियर हो गई बात। तो ये वाला ट्राइंगल ए के अंदर नहीं आ सकता, इसके अलावा बाकी सब आ सकते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट को। और ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सवाल को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यू रिप्रेजेंट करता है सारे ट्राइंगल के सेट को, चाहे वो किसी भी तरह के, और ए ऐसे ट्राइंगल के सेट को रिप्रेजेंट करता है जिनमें कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। ऐसे वाले, इसमें देखो दो एंगल 60 से अलग हैं, इसमें भी दो एंगल 60 से अलग हैं। अब हमने एक ऐसा केस ले लिया जिसमें दो एंगल 60 थे। अब अगर आप किसी ट्राइंगल में दो एंगल 60 ले लेते हैं तो तीसरा तो 100% 60 आएगा ही, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये दोनों 120 हो गए, तो बचा क्या, 60। तो दो एंगल 60 होने की वजह से तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि ये वाला एक ही कैटेगरी में नहीं आ सकता। एक ही कैटेगरी में सिर्फ वही ट्राइंगल आएंगे जिनमें कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो। इसमें एक भी एंगल 60 से अलग नहीं है, इसलिए ये एंगल ए के अंदर नहीं आ सकता। और
हमें निकालना था ए डैश, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का उल्टा। ठीक है, तो ए के अंदर अगर ये आ रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला है। समझ गए अच्छी तरह से बात को? ठीक है, फिर भी आप इसको रिपीट कर 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 बार बार देखिएगा, इस चीज़ को समझने में काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ट्रू। हर एक को ट्रू बनाने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। तो भर देते हैं। सबसे पहले वाला है ए यूनियन ए डैश इजकल टू वाट। ए यूनियन ए डैश में क्या आएगा? अब देखो, जब भी तुम्हें ए डैश दिखाई देता है इसका मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमेशा ज़रूरत पड़ती है किसकी? यूनिवर्सल सेट की। तो अपनी मर्जी से कोई भी यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, कोई भी आर्बिटरी यूनिवर्सल सेट। मान लो कि हमने ले लिया ए बी सी, छोटा सा लेना क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना ही तुमको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। और एक ए ले लो अपनी मर्जी से। ए जो भी लोगे वो इसके अंदर से ही होना चाहिए। हमने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि जो सेट हम जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही लिया जाता है। और अब निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए और बी, मतलब इन दोनों एलिमेंट को छोड़कर जो बचेगा ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसे काफ़ी अच्छे से सीख गए। हमें पार्ट फर्स्ट में चाहिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ए के और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट। तो जब हम उन एलिमेंट्स को लेंगे तो क्या आएगा उसके अंदर? ए बी सी आएगा। तो क्या ये आपको यू के इक्वल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यू के। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आगे हमारे काम आने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। वहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे ए यूनियन ए डैश की जगह पर यू। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट था पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की ओर। पार्ट सेकंड में देखो क्या लिखा है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। आप ये बात अच्छे तरीके से जानते होंगे कि फाई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो होता है यूनिवर्सल सेट। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। फाई का मतलब खाली, यूनिवर्सल सेट का मतलब सब कुछ, जिसके अंदर सब कुछ हो। तो खाली का उल्टा वही तो होगा जिसमें सब कुछ हो। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है, याद रखिए। अब यूनिवर्सल सेट में और ए में कॉमन क्या आएगा? ए आएगा। इसको आप यहाँ से इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, इनमें कॉमन देखो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही तो होता है। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? इन दोनों के अंदर कॉमन आएगा ए बी। भाई ए बी इसके अंदर भी है, ए बी इसके अंदर भी है। ए बी कॉमन आया और ए बी किसके इक्वल है? ए के। तो U इंटरसेक्शन A जो है वो क्या आएगा? A आएगा। इसके अलावा अगर U इंटरसेक्शन B होता तो क्या आता? B आता। U इंटरसेक्शन C होता तो क्या होता? C आता। ठीक है, ये सब जगह काम करता है। तो सेकंड पार्ट में फाई के कॉम्प्लीमेंट की जगह हमने U लिख दिया। फाई का कॉम्प्लीमेंट U होता है। फिर U का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही सेट आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? A आएगा। अब इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होता है और यू का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन वही सेट आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फोकस करते हैं थर्ड पार्ट पे, और यही वाला एग्जाम्पल हम यूज़ कर लेंगे। हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो वैसे तो हम जानते हैं अच्छी तरह से ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा। ये ए है और ये ए डैश है, इनका इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर का कॉमन पार्ट। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, इन दोनों में तुम्हें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? ए में और ए डैश में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या आएगा? एम्प्टी, फाई। तो हमेशा किसी भी सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर मैं इसको वेन डायग्राम की मदद से तुम्हें दिखाना चाहूँ तो इस तरह से होगा। रेक्टेंगल बना लिया, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये जो बीच में सर्कल बनाया ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए को, और जो बाहर है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। तो जो बाहर वाला है ए कॉम्प्लीमेंट और जो अंदर ए है, इनमें कुछ कॉमन तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि ये अंदर वाला अलग है, बाहर वाला अलग है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके इक्वल होगा? फाई के।
कभी भी किसी सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, हमेशा उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, खाली आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में देख भी लिया, हमने इनका इंटरसेक्शन निकाला तो क्या आया, एम्प्टी आया, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर। अब आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, यू डैश इंटरसेक्शन ए, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब जैसे हमने देखा था फाई डैश जो है वो यू होता है, ऐसे ही यू डैश क्या होगा, फाई। यू का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है। ठीक है, और फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो फाई ही आएगा, क्योंकि फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, और ए का मतलब ए के अंदर हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ए कोमा बी वाला, ए में आ जाएगा ए कोमा बी। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में कॉमन, तो क्या आपको इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब कि फाई में और ए में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब दोबारा से क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला, बल्कि दो मिले। फाई का मतलब एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। और दूसरा ये यू डैश इंटरसेक्शन ए जो है वो भी क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि यू डैश का मतलब फाई होता है। यू डैश मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो कि फाई है, और फाई का कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट के साथ फाई आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये जो एक्सरसाइज थी, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिससे हमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिले, और कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने इस एक्सरसाइज में बहुत कुछ जाना। तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह से हो चुकी है कंप्लीट। ये इसका आखिरी सवाल था जो आपने अभी भी देखा, क्वेश्चन 7। ये सारे बहुत काम आएंगे आगे जाके, और इधर ये रूल्स लिखे हुए हैं कॉम्प्लीमेंट के, ये भी बहुत काम आएंगे। और पूरी एक्सरसाइज में जैसे वेन डायग्राम हमने आज सीखे बनाने, ये सब चीज़ें भी आगे बहुत काम आएंगी। तो आगे अगले लेक्चर तक आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।